हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेस में। शिक्षा मनोविज्ञान की 12th टेस्ट सीरीज और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह है विकास। यूनिक टेस्ट सीरीज नंबर 12 और आज का टॉपिक अपना है विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, मात्र 10 क्वेश्चन है और कोशिश रहेगी 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो। और जल्द 1-2 दिन में 15 तारीख से इसमें लगभग 20 क्वेश्चन रखने का विचार है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, देखिए। ए औपचारिक, ब अनौपचारिक, स नियमित, द उपरोक्त सभी। तो शेष अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले अपन को यह समझना होगा कि जो औपचारिक जो शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है, ये किस प्रकार की शिक्षा है। आप सबने कई बार पढ़ा भी होगा। औपचारिक शिक्षा वह है जिसमें समय, स्थान, ये सब क्या है, निश्चित हो। समय, स्थान, पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें क्या है जिसमें निश्चित हो, वह कौन सी शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा जिसमें समय, स्थान आदि क्या है, निश्चित नहीं हो, या अपन कह सकते हैं अनिश्चित हो। तो यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन करते ही मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि बाल्य अपन कह सकते हैं शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, यानी जिसमें बालक के लिए क्या है, शिक्षा का जो समय, स्थान वह निश्चित नहीं होना चाहिए, यानी खेल के माध्यम से उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उस पर किसी प्रकार के समय और स्थान का पाबंद नहीं होना चाहिए। तो वो शिक्षा कहलाती है यहाँ पे अनौपचारिक। तो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पे आपको इनमें से असत्य कथन देखना है। अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है यहाँ पे, अभिवृद्धि साधारण प्रक्रिया है, ब विकास जटिल प्रक्रिया है, स विकास गुणात्मक होता है, और द है यहाँ पे अभिवृद्धि भौतिक विकास नहीं है। तो आपको देखना है कौन सा कथन गलत है। तो अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, ये कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे असत्य कथन की बात की जा रही है। विकास, अभिवृद्धि साधारण प्रक्रिया है, क्यों है, अपन देखते हैं कि अभिवृद्धि एक स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार परिपक्वता है, तो अभिवृद्धि क्या है, साधारण रूप से चलने वाली प्रक्रिया। ब विकास जटिल प्रक्रिया है। तो विकास को जटिल प्रक्रिया क्यों माना है, क्योंकि विकास के अंतर्गत जितने भी पक्ष या पहलू सम्मिलित होते हैं वो अभ्यास के परिणाम स्वरूप या जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सीखना हो या अन्य पक्ष हो, तो वो क्या है, स्वाभाविक नहीं है, बल्कि क्या है, जटिल प्रक्रिया है। स यहाँ पे है विकास गुणात्मक होता है। विकास का गुणात्मक मतलब हमेशा दिन प्रतिदिन उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो सकती है या होती है, अपन देखते हैं। इसके अलावा भी गुणात्मक जिसमें क्या है, सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं जैसे व्यक्ति के जो भाव है, संवेग, इसका संबंध व्यक्ति के गुणों से है। तो ये भी क्या है, विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिनको अपन कहते हैं कि विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापना संभव नहीं है। तो यहाँ पे असत्य कथन की बात की जा रही है, तो इसमें जो असत्य कथन क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि भौतिक विकास नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या अभिवृद्धि क्या है, भौतिक विकास है जिसको मापा जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें असत्य कथन हो गया द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, शेषावस्था में बालक होता है, बालक की जो विशेषता अपन बात करते हैं, यहाँ पे अंतर्मुखी, ब आत्म केंद्रित, स स्वार्थी, द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो शेष अवस्था में बालक अंतर्मुखी भी होता है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि बालक का जो व्यक्तित्व है, वैसे बात करें, वो स्पष्ट नहीं होता है, यानी बालक स्वयं में खोया हुआ रहता है। तो हम जनरली अपन कह सकते हैं अंतर्मुखी की भी यह विशेषता होती है। तो ब यहाँ पे आत्म केंद्रित, स्वार्थी, यानी स्वयं की जो मूल प्रवृत्तियों की बात होती है यहाँ पे। स्वार्थी का मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बालक का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यवहार करते हैं जो उसकी मूल प्रवृत्तियों या उसकी जैविक आवश्यकताओं से जुड़े हो, जो उसकी जैविक आवश्यकताओं से जुड़े हो। तो और यहाँ पे द है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है द उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था में मानसिक विकास की विशेषता नहीं है। यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है, किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात की जाए। देखिए, एक प्रश्न में अगर मानसिक विकास के बारे में बात की जाती है तो किशोरावस्था में भले ही शारीरिक विकास दिया हुआ तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं रहता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन है बुद्धि का अधिकतम विकास। देखिए बुद्धि हो, कल्पना हो, तर्क शक्ति हो, चाहे ध्यान केंद्रण, बात करते हैं सभी मानसिक विकास से संबंधित है। पहली बात तो ये है। तो अब यहाँ पे मानसिक विकास से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है? बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है इस अवस्था में, कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है, तर्क शक्ति का समुचित विकास, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे अब है ध्यान केंद्रण का ऑप्शन है ध्यान केंद्रण का अभाव। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? ध्यान केंद्रण का अभाव। बाकी इसको छोड़कर सभी जो है किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित है या मानसिक विकास की विशेषताएं इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से शेषावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन है क्षणिक संवेग की अवस्था, ब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का अभाव। यहाँ पे क्या है? विशेषता नहीं है। तो क्षणिक संवेग की अवस्था, ब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का अभाव, स दोहराने की प्रवृत्ति और द यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए क्षणिक संवेग की अवस्था यानी बालक के जो संवेग है वो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। वो कैसे होते हैं? संवेग जो है क्षणिक होते हैं, यानी बहुत कम समय में क्या है, बहुत जल्दी वो बदल जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में बालक खुश है, दूसरे ही मिनट में आप देख रहे हैं बच्चा क्रोधित हो जाता है। तो उसके जो संवेग है वो क्षणिक है। वह यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का अभाव। तो बालक शेषावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, यानी उसके जो व्यवहार, अभी मैंने पहले भी बात की, वो उसकी जैविक आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं, वो उसकी जैविक आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं, जैविक आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं, यानी उसको सिर्फ अपनी जैविक आवश्यकताओं से संबंधित ही उसके हर व्यवहार देखने को मिलते हैं। स यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभाव की बात की गई है, तो यानी ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो स यहाँ पे दोहराने की प्रवृत्ति, तो शेषावस्था में क्या है, बालक हर बात कोई भी बताई जाए उसको बार बार रिपीट करेगा। या अपन यह भी देखते हैं कि छोटे बालक जो कुछ भी सीख लेते हैं उसको बार बार दोहराते रहते हैं। और द यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो सीखने की तीव्रता के हिसाब से देखिए तो भी शेषावस्था की ये क्या है, बिल्कुल सही विशेषता। लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का अभाव, ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अब मैं एक और बात करूंगा यहाँ पे, जो क्षणिक संवेग की अवस्था, इसके साथ एक और कथन अपन को देखने को मिलता है कई बार कि संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता, यह भी जो है शेषावस्था की विशेषता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि जो किशोरावस्था है उसमें भी क्या है, ये दोनों ही अवस्था की विशेषता है। संवेगात्मक अस्थिरता, क्षणिक संवेग की अगर बात की जाती है तो वो शेषावस्था की विशेषता है, लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ध्यान रखिए शेषावस्था में भी क्या जो है उसके संवेग अस्थिर होते हैं। क्षणिक संवेगों और असंवेगों की अस्थिरता दोनों में डिफरेंस है, यानी उसके संवेग क्या है, समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल कम समय में बदल जाते हैं, ये बात शेषावस्था की है। तो यहाँ पे संवेगात्मक अस्थिरता जो है शेषावस्था में भी और किशोरावस्था दोनों ही अवस्थाओं में देखने को मिलती है। किशोरावस्था में जो बालक जो संवेग है उसमें स्थिरता नहीं होती है, वहाँ पे भी क्या है, कई जो संवेगों की बात करें तो वहाँ पर भी अस्थिरता उसमें देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन क्षणिक जितने शेषावस्था में उतने नहीं होते, यानी उसका जो संवेग है लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति और यथार्थवादी दृष्टिकोण किस अवस्था में देखने को मिलता है? अगर अवस्थाओं की बात करें तो किस अवस्था में हमें सबसे पहले बालक में सामाजिक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं और उसका जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी हो जाता है। तो शेषावस्था में उसका बालक का जो दृष्टिकोण आपको बताया, आपके सामने ऑप्शन है ऐसे शेषावस्था, ब पूर्व बाल्यकाल, स उत्तर बाल्यकाल और द यहाँ पे संवेदी पेशीय अवस्था। तो आपको पता है कि जो शेषावस्था है उसमें बालक का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो सामाजिक भी नहीं होता है और ये यथार्थवादी भी नहीं होता, बल्कि क्या है, काल्पनिक होता है। यहाँ पे पूर्व बाल्यकाल, तो पूर्व बाल्यकाल का जो समय है उसमें भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो संवेदी पेशीय अवस्था द, तो यहाँ पे इसका भी जो है जन्म से 2 वर्ष तक का समय, तो इसमें बात जो सही होगा ऑप्शन वह हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल को अपन कह सकते हैं जैसे जनरली 6 से 12 वर्ष तक का जो समय है वो उत्तर बाल्यकाल के अंतर्गत आ जाता है। तो इस अवस्था में बालक में सामाजिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी समूह की ओर उसका झुकाव और
सबसे बड़ी बात है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तु में विभेद करने में सक्षम हो जाता है? ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन संवेदीपेशीय अवस्था, ब प्राक संक्रियात्मक अवस्था, स मूर्त यहाँ पे स में आपको ध्यान रखना मूर्त संक्रियात्मक है, यहाँ पे क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और द यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बात एक तो है परिवार में विभेद करना, और एक है परिवेश की वस्तु, यानी घर से बाहर निकलकर बालक घर से बाहर की जो वस्तु में विभेद करने लग जाता है, तो वो दूसरी अवस्था यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व की संक्रियात्मक अवस्था, दोनों अपन कह सकते हैं। जिसका समय काल की बात करें तो अपन कह सकते हैं इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा उत्तर बाल्यकाल का विकासात्मक कार्य, यहाँ पे उत्तर बाल्यकाल की बात की जा रही है, तो वही लगभग 6 से 12 वर्ष। ठीक है, स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाना, यानी इस विकासात्मक कार्य का मतलब ये है कि इस अवस्था में कौन से, यानी इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है या किसका नहीं होता है, यानी या हो जाना चाहिए। विकासात्मक कार्य की बात करें तो यहाँ पे बात है स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। आत्मचेतना, नैतिकता व मूल्यों का विकास, तो अपन देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बात करें तो ये 3rd स्टेज आ जाती है। कौन सी स्टेज? 3rd स्टेज आ जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं एक उत्तर बाल्यकाल में आत्मचेतना, यानी स्वयं के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित होना, सही और गलत में विभेद करना, और समाज के जो भी मूल्य है, ठीक है, संस्कृतियाँ हैं, उसके बारे में समझ, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। फिर है तर्क, चिंतन और समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं का विकास होना। तो देखिए बात करते हैं समुचित की बात है, तो पूर्ण तो अपन सबको पता है कि 4th स्टेज 11 से 15 में होता है, लेकिन विकासात्मक कार्य यानी इस अवस्था में भी जो 3rd स्टेज है, या अपन कह सकते हैं बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष में, इस अवस्था में भी बालक में तर्क करने की योग्यता, चिंतन करने की, समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास हो जाना चाहिए, या अपन को देखने को इसमें मिलता है। और द यहाँ पे उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो विकासात्मक कार्य इस अवस्था में देखने को मिल जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं अपन इस अवस्था में इन गुणों का उसमें विकास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मानव विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? मानव के विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे असत्य कथन है या गलत है? तो यहाँ पे यहाँ पे यह सतत प्रक्रिया है। तो देखिए विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह बिल्कुल सही है। सामान्यतः अभिवृद्धि के साथ विकास चलता है, तो दोस्तों यह भी कथन क्या है? सही है। यह परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे द, यानी यह निश्चित समय तक चलता है। तो ध्यान रखिए विकास जो है एक निश्चित समय तक नहीं, उसके किसी अवस्था तक नहीं है कि वह केवल शैशवावस्था तक चलेगा या बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था, बल्कि क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसको एक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे सामान्यतः अभिवृद्धि के साथ विकास चलता है। तो आप देखते हैं कि एक तो अपन बात करते हैं इसमें, एक तो अभिवृद्धि, एक तो बात करते हैं अभिवृद्धि, और दूसरा है यहाँ पे विकास। तो देखिए जब अभिवृद्धि चलती है, अभिवृद्धि जो कब से चलती है? गर्भधारण के समय से। तो गर्भधारण के समय से अभिवृद्धि चल रही है, तो उसके साथ साथ विकास भी चलता है। चलता है कि नहीं, कि अभिवृद्धि चल रहा है तो उसके साथ साथ विकास भी चल रहा है। लेकिन किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में अपन बात करें तो अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन बात यह है कि जब तक अभिवृद्धि चली तब तक विकास भी साथ चल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि अभिवृद्धि के बाद एक निश्चित सीमा के बाद में अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो उसके बाद भी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दोनों एक समय से साथ चलते हैं। कब से? अभिवृद्धि के साथ में। तो यहाँ पे अभिवृद्धि के साथ विकास चलता है, तो ये कथन इसमें क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम। रूसो के अनुसार बच्चे की प्रारंभिक शिक्षक है, बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षक है रूसो के अनुसार, तो आपके सामने ऑप्शन है ए माता, ब ज्ञानेंद्रियाँ, स परिवार और द विद्यालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ज्ञानेंद्रिया। बालक के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा क्या है? उसकी स्वयं की ज्ञानेंद्रिय है। आप देखते हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जीन पियाजे ने एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण की थी,
बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने अनुभवों से, यानी उसको किसी के द्वारा, ये उसके अनुभव है वो किसके माध्यम से मिलते हैं, ये अनुभव में उसकी सहायता करती है उसकी ज्ञानेंद्रियाँ। बच्चे के लिए अनुभव, जो भी अनुभव वो प्राप्त करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए सहायक क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय ही सहायक होती है। उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है, आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से, और यहाँ पे अपने अनुभवों की बात करें उसमें सहायता करता है उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें जैसे उसके हाथ के द्वारा वो वस्तुओं को चख कर, या अपन कह सकते हैं उनको स्पर्श करके अनुभवों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है या ज्ञान की रचना करता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसको फॉलो करना न भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।